नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, कहा चन्नी नहीं है गरीब नेता, हम जीतेंगे पंजाब चुनाव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,757 केस दर्ज, 541 लोगों की मौत। भारत ने यूएन को किया आगाह, अफगानिस्तान का मौजूदा घटनाक्रम पूरे मध्य एशिया पर डालेगा असर। चन्नी के यूपी बिहार बयान पर घमासान, सीएम योगी बोले कांग्रेस की नीति विभाजनकारी, मायावती ने भी किया हमला। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 5 साल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हुई हत्या। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव के दौरान कहा है कि वह कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में कांग्रेस में पिछले 50 साल से काम कर रहा था, अब उनको मेरी जरूरत नहीं रही, तो मुझे अपना कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली है और बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कैप्टन ने दावा किया कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। सिद्धू के साथ समस्या पर उन्होंने कहा कि मैंने उससे दिल्ली में मुलाकात की, लेकिन वह मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सोनिया जी से कहा कि आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा, लेकिन उन्होंने उसे पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना दिया। चन्नी पर किए गए सवाल पर कैप्टन ने कहा है कि चन्नी कोई गरीब मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चन्नी गरीब है तो देश में कोई गरीब रहा ही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सीएम चन्नी के पास लगभग 170 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम पंजाब में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और अकाली दल तो पिछले 3 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पिछले 2 महीने से ही काम कर रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,757 नए केस सामने आए और 541 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। कल 30,615 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कि कल की तुलना में आज मामले बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3,32,918 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,413 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,19,10,984 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के 766 जो है नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर आंशिक रूप से घटकर 1.37% रह गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड के कुल मामले बढ़कर 18,53,428 हो गए, जबकि 26,086 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई है और यहां 13 जनवरी को सबसे ज्यादा 28,867 मामले आए थे। शहर में 14 जनवरी को 30.6% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई है, जो महामारी की मौजूदा लहर में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 174 करोड़ से जो है खुराक लोगों को दी जा चुकी है। कल 34,75,951 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 174 करोड़ 24,36,288 डोज लोगों को दी जा चुकी है। पिछले साल भारत सरकार ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाने वाले तालिबान के प्रति नरमी दिखाते हुए बातचीत के संकेत दिए थे, लेकिन इस साल चीजें थोड़ी अलग नजर आ रही हैं। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र को फिर से चेताया है। भारतीय एम्बेसडर ने यूएन में कहा है कि अफगानिस्तान के हालात का मध्य एशियाई क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया था और यूएन में भारत के स्थायी दूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने बुधवार को सुरक्षा परिषद का ध्यान इस समस्या पर दिलाया। उन्होंने बताया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वहां मादक पदार्थों की तस्करी तेजी से हो रही है। वह जगह आतंकवाद का अड्डा बन सकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि सभी को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा, नहीं तो इसका असर जो है मध्य एशियाई देशों पर भी पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक यूएन व क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय संगठनों के साथ सक्रिय मदद करने को तैयार है। दरअसल टी.एस. त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच सहयोग पर सुरक्षा परिषद में हो रही बहस में भाग ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। सीएसटीओ में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। यह संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है।
पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर पंजाब से लेकर यूपी तक घमासान हो गया है। सीएम चन्नी के भगाओ यूपी बिहार के भयों को बयान को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि चन्नी के बयान से साफ है कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। वहीं चन्नी के बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रैली कर रहे सीएम चन्नी ने कहा कि एकजुट हो जाओ पंजाबियों, यूपी बिहार और दिल्ली के भइयों को पंजाब में घुसने नहीं देना है जो यहां राज करना चाहते हैं। चन्नी की कोशिश थी कि पंजाबी अस्मिता को जगाकर कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की, लेकिन चन्नी की ये कोशिश अब कांग्रेस पर भारी पड़ गई है। सबसे पहले बीजेपी ने चन्नी का ये बयान सोशल मीडिया पर अपलोड कर सवाल दागा। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। ऐसा करेगी तो कांग्रेस यूपी और देश का विकास। लोगों को आपस में लड़ाकर अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद तो बीजेपी खुलकर मैदान में उतरी है। चन्नी के बयान को यूपी चुनाव में मुद्दा बना दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि चन्नी के बयान से साफ है कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है, ये कांग्रेस के संस्कार हैं। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में आकर अपने को यूपी की बेटी बताती हैं और पंजाब में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के अपमान पर ताली बजाती हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इटावा के नुमाइश पंडाल में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धोखे की पार्टी है। बीजेपी के नेता झूठ बोलकर धोखा देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा और भाजपा सरकार में लूट, डकैती, गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में 134 दंगे हुए। दंगों के दौरान सपा मुख्यमंत्री सफाई में नाच गाना देख रहे थे। वहीं सतीश मिश्रा ने यह भी कहा कि बीजेपी भी सपा की नकल करती है। बीजेपी ने झूठ बोलकर जनता का वोट लिया और जिनके नाम पर वोट लिया सरकार बनने के बाद उनको किनारे लगा दिया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी के पिछले 5 साल के शासनकाल में 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हुई है। इटावा नुमाइश पंडाल में चुनावी जनसभा में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान सरकार में अपराध बढ़ा है। यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। डीजल, पेट्रोल, गैस महंगी हो गई है। चुनाव के समय किसानों से कहा गया था कि आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन नहीं बढ़ी। झूठ बोलकर किसानों का वोट लिया गया। भाजपा सरकार अपने 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि चुनाव के लिए 100 हेलीकॉप्टर, 500 गाड़ियां कहां से आएंगी, इसलिए उद्योगपतियों के हाथों में सब बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान बिल लाए गए, जिससे पूरे देश के किसानों की जमीन इनके हाथ में चली गई और किसान जो है वो सड़क पर आ गए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, कहा चन्नी नहीं है गरीब नेता, हम जीतेंगे पंजाब चुनाव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,757 केस दर्ज, 541 लोगों की मौत। भारत ने यूएन को किया आगाह, अफगानिस्तान का मौजूदा घटनाक्रम पूरे मध्य एशिया पर डालेगा असर। चन्नी के यूपी बिहार बयान पर घमासान, सीएम योगी बोले कांग्रेस की नीति विभाजनकारी, मायावती ने भी किया हमला। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 5 साल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हुई हत्या। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुनील भराला ने
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपियों का समर्थन किया है। भराला ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन शर्मा के परिजनों से भी मुलाकात की है। भराला उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। मंत्री ने ट्वीट किया कि हम सचिन और शुभम के परिवार को हर तरह से पूरा सहयोग देंगे। मामले में निष्पक्ष जांच होगी। भराला ने मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर में शर्मा के परिवार से भी मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों आरोपियों को निर्दोष बताया था। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आरोपी के गांव पहुंचे। भराला ने पत्रकारों से कहा कि ओवैसी पर हुए हमले में दोनों निर्दोष ब्राह्मण बच्चों को जानबूझकर फंसाया गया है। परिवार के लोगों ने भी कहा है कि बिना तथ्यों और सबूतों के बच्चों को फंसाया गया है। सभी ने दोनों आरोपी के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने की भी मांग की है। भराला ने कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में दोनों निर्दोष बच्चों की कानून जो है पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक कमेटी करेगी और पूरे केस की निष्पक्ष जांच की जाएगी। भराला ने कहा कि हम सचिन के साथ खड़े हैं और यह हमारा परिवार है। सचिन पर झूठा मुकदमा कर उसे फंसाया गया है और उसे जेल भिजवा कर लोग राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और पुलिस को चेतावनी देकर कहते हैं कि 20 मिनट के लिए सुरक्षा हटा लो, पता नहीं इतने में ये क्या कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह एक हमले पर ही सुरक्षा बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगने लगे। हमारे गृह मंत्री ने उन्हें सुरक्षा भी दी और वह भी जेट प्लस सिक्योरिटी। उसके बदले में भी वह बोल रहे हैं कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी दो और हथियार रखने की अनुमति दो। हम अन्याय नहीं होने देंगे और निष्पक्ष जांच कराएंगे। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरे दमखम से प्रचार कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले की छिबरामऊ विधानसभा में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने जहां समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को विस्तार से बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कन्नौज दौरे पर दिए गए भाषण को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने छोटे नेता जो है वो झूठ बोलते हैं, उससे बड़े नेता उससे बड़ा झूठ बोलते हैं और सबसे बड़े नेता जो है वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने किसानों से पूछा कि बताओ कि आपकी आय 2022 में दोगुनी हुई है कि नहीं। छिबरामऊ विधानसभा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगने के विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनी तो वह महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाएंगे और जहां लोग कहेंगे वहां महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगवाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी के प्री सड़कों पर घूमकर लोगों से लोग जो है वो घूमकर लोगों को सड़कों पर सींग मार रहे हैं। किसानों की फसल उजाड़ रहे हैं। गौशालाओं की बहुत बुरी हालत है। इस सरकार ने इत्र का कारोबार नहीं बढ़ाया बल्कि बदनाम किया है। उन्होंने छिबरामऊ विधानसभा से सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह यादव के लिए वोट देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिया गया समाजवादी को वोट एक बार फिर प्रदेश में विकास की बयार लाएगा। राहुल गांधी के माता पिता पर सवाल करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब उनकी बहन प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। शर्मा ने प्रियंका पर यह हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया को पटकने मत देने वाले बयान में संलिप्तता को लेकर किया गया है। दरअसल पंजाब के रूपनगर के चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान और इस बयान पर प्रियंका की मुस्कुराहट के बाद से ही सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार हेमंत ने राहुल का हवाला देकर प्रियंका पर हमला किया है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि उस दिन जब राहुल गांधी उत्तर पूर्व की अनदेखी करते हुए हमें विविधता और भारत की भावना पर उपदेश दे रहे थे, तब उनकी बहन प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुश करने के लिए उनके द्वारा बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान पर समर्थन करती हुई दिखी थी। यहां तक कि प्रियंका ने नारे लगाने में भी उनका साथ दिया। यहां से हमें पाखंड और टुकड़े टुकड़े की राजनीति देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे पर पोल खोलने में जुटे हुए हैं। ताजा मामला शिवसेना अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर है। अलीबाग में 19 बंगले और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के संबंधियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का है, जिसे लेकर घमासान छिड़ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किरीट सोमैया को चुनौती दी है कि वो दिखाएं कि अलीबाग में रश्मि ठाकरे के 19 बंगले कहाँ हैं। अगर वो बंगले नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें चप्पलों तक से मारा जाएगा। इसके साथ ही राउत ने सोमैया के पीएमसी बैंक के घोटालेबाज राकेश बांधवान का पार्टनर बताते हुए जेल भेजने की धमकी भी दी। दूसरे दिन किरीट सोमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत ने कोरलाई गांव में 19 बंगले के पुराने विवाद का हवाला इसलिए दिया क्योंकि राउत के मन में उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के प्रति दुर्भावना है। राउत के विरुद्ध कुछ आरोप लगे हैं।
तब और ठाकरे और उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। पूर्व सांसद सोमैया ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने 19 बंगला विवाद के संबंध में रायगढ़ जिले की कोरलाई ग्राम पंचायत से लिखित में माफी मांगी थी। मैंने 19 बंगले का मुद्दा जनवरी 2021 में उठाया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। राउत ने मुंबई पुणे में कोविड देखभाल केंद्रों के आवंटन में घोटाले का जिक्र जो है वो जानबूझकर 19 बंगले का मुद्दा ही उठाया ताकि राजनीति गर्म हो सके। कोयला खदानों और उसकी निकासी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। इस बारे में सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी को तीसरी बार पत्र लिखकर इस मामले पर हस्तक्षेप कर सीएम भूपेश बघेल से मदद की मांग की है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा है कि सोनिया गांधी इस मामले पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। कोयला निकासी समय से नहीं हुई तो राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। इस विवाद पर गहलोत ने सोनिया गांधी को पहला पत्र 1 दिसंबर 2021 को लिखा था। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार राजस्थान को आवंटित कोयला की खदानों से कोयला निकालने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, जिसके कारण सरकार को बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य में जो बिजली संकट है वो खड़ा हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजस्थान के कोयला खदानों से कोयला निकालने दे। दरअसल केंद्र सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अपने बिजली घरों के लिए कोयला निकालने के लिए 2 कोयला खदान आवंटित किए हैं, मगर एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाने की वजह से वहां पर कोयले की निकासी शुरू नहीं हो पा रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, कहा चन्नी नहीं है गरीब नेता, हम जीतेंगे पंजाब चुनाव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,757 केस दर्ज, 541 लोगों की मौत। भारत ने यूएन को किया आगाह, अफगानिस्तान का मौजूदा घटनाक्रम पूरे मध्य एशिया पर डालेगा असर। चन्नी के यूपी बिहार बयान पर घमासान, सीएम योगी बोले कांग्रेस की नीति विभाजनकारी, मायावती ने भी किया हमला। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 5 साल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हुई हत्या। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर हाई कोर्ट जो बुधवार को चौथे दिन भी सुनवाई कर रहा है और इस दौरान जो है याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता रवि कुमार ने कहा है कि अकेले हिजाब का ही जिक्र क्यों है, जब दुपट्टा, चूड़ी, पगड़ी, क्रॉस और बिंदी जैसे सैकड़ों धार्मिक प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा रोजाना पहने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं केवल समाज के सभी वर्गों में धार्मिक प्रतीकों की विविधता को उजागर कर रहा हूँ। सरकार अकेले हिजाब को चुनकर भेदभाव क्यों कर रही है? चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? कुमार ने कहा कि यह केवल उनके धर्म के कारण है। याचिकाकर्ता को कक्षा से बाहर भेजा जा रहा है। बिंदी लगाने वाली लड़की को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, चूड़ी पहनने वाली लड़की को भी नहीं और क्रॉस पहनने वाली लड़की को भी नहीं। यह संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने राज्य सरकार की अधिसूचना को अवैध ठहराते हुए कहा कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इस संबंध में प्रावधान नहीं है। हिजाब विवाद पर बृहस्पतिवार को 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि बैन को लेकर कोई आदेश जारी किया गया तो उस संबंध में छात्राओं के परिजनों को 1 साल पहले ही इसकी जानकारी देनी थी। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन एक्ट का हवाला दिया, जिसमें किसी भी नियम के बारे में 1 साल पहले बताने का प्रावधान है। हिजाब संबंध और छात्राओं की ओर से पेश वकील ने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर किन नियम और अधिकार के तहत उनसे हिजाब पर रोक लगाई गई है। ऐसा किसी भी कानून में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रेस को लेकर कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून नहीं है बल्कि एक नियमावली है। इसमें कहा गया है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय विकास परिषद के पास इस संबंध में कोई भी नियम तय करने का अधिकार तक नहीं है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार की रात को दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में शादी वाले घर में मातम पसर गया। हर तरफ चीख पुकार मची थी। दरअसल जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बुधवार देर रात हुए हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रस्म के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से यह हादसा हुआ है। मरने वालों में महिलाएं, किशोरी और बच्चियां भी शामिल हैं। 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुएं में और लोगों के होने की आशंका के साथ ही बचाव दल जो है अभियान लगातार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात हल्दी के मटकोड़ की रस्म के दौरान अचानक कुएं का स्लैब टूट गया और 25 से अधिक महिलाएं, युवती व बच्चे भरभरा कर कुएं में गिर गए। मृतकों में से 2 की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। शादी वाले घर में चीख पुकार की माहौल भी बन गया है। सूचना पर पुलिस आई और आसपास के लोग साथ मिलकर सबको कुएं से निकाला। गांव में जिला अस्पताल तक हाहाकार मचा है। कमिश्नर, डीजीआई, डीएम, एसपी ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक नौरंगिया गांव के स्कूल टोला निवासी परमेश्वर कुशवाहा के बेटे अमित कुशवाहा के विवाह के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करेंगे। मैनपुरी के करहल में सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने के लिए वोट मांगेंगे और करहल से पहले सपा मुखिया फिरोजाबाद में भी चुनाव प्रचार करेंगे। फिरोजाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुहाग नगरी में जनसभा संबोधित करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की पहली जनसभा शिकोहाबाद सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र की सीमा नसीरपुर क्षेत्र में है और इसके बाद वे फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। टुंडला विधानसभा से सपा प्रत्याशी राकेश बाबू और जसराना विधानसभा से सपा प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव के समर्थन में भी अखिलेश यादव जो है वो सभाएं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पाक सीमा पर बसे किसानों की हर मांग पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को जो है उन्होंने इस बात की घोषणा की थी पिछले साल, लेकिन 5 जनवरी को फिरोजाबाद में सैटेलाइट पीजीआई सेंटर की नींव रखने के दौरान उन्होंने फिर से ये बात कही और मगर अगर प्रदर्शनकारी ने उनका रास्ता रोका और जहां सेंटर की जमीनें थी तो वहां पहुंचने उन्हें नहीं दिया गया था। इस सेंटर का नींव पत्थर बैसाखी से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जो है अब रखेंगे। अमित शाह ने फिरोजपुर में भाजपा प्रत्याशी राणा गुरमीत सिंह सोढी का प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे। गृह मंत्री शाह ने कहा कि भाजपा नशा मुक्त पंजाब, खुशहाल किसान, विकसित पंजाब समेत 11 मुद्दे लेकर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरी है। प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ रुपए से श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के पंजाब में उन्होंने जयंती मनाई थी। यहां तक कि नहीं, मोदी ने कुछ ही माह पहले करतारपुर कॉरिडोर का भी निर्माण किया था। भाजपा ने लोगों के घर घर में शौचालय बनवाने के अलावा लोगों को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की जो है गारंटी भी दी है। गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर जो है वो भी देने का आश्वासन दिया है। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आम आदमी पार्टी को 80 सीटें जितवाने की अपील की है। सेंट्रल हलके में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने सबसे पहले श्री गुरु रविदास जी के महाराज के जन्म दिवस पर सभी को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैं भगवंत मान दोनों ही श्री गुरु रविदास जी के महाराज में गए थे और मत्था टेका था, उनका आशीर्वाद लेकर वहां से आए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को जालंधर, सेंट्रल, नॉर्थ व अन्य हलकों में आपके प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल ने जनता से कहा कि 20 तारीख को चुनाव है, क्या सभी लोग तैयार हैं? केजरीवाल ने आगे कहा कि टीवी सर्वे वाले आपको 60 से 65 सीट दिला रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार तो बन रही है, लेकिन आपने भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं। अगर पंजाब में मजबूत सरकार बनती है तो कम से कम 80 सीटें आप लोग भगवंत मान को जिताएं। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मात्र 3 दिन रह गए हैं। सभी पंजाब में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को फोन करो और वह झाड़ू पर वोट डालें ताकि आपकी एक मजबूत सरकार पंजाब में बन सके। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि सभी 20 तारीख को झाड़ू का बटन दबाने के लिए तैयार रहें। अगर सरकार हमारी बनती है तो नए पंजाब का गठन होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, कहा चन्नी नहीं है गरीब नेता, हम जीतेंगे पंजाब चुनाव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,757 केस दर्ज, 541 लोगों की मौत। भारत ने यूएन को किया आगाह, अफगानिस्तान का मौजूदा घटनाक्रम पूरे मध्य एशिया पर डालेगा असर। चन्नी के यूपी बिहार बयान पर घमासान, सीएम योगी बोले कांग्रेस की नीति विभाजनकारी, मायावती ने भी किया हमला। बसपा नेता सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा 5 साल में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हुई हत्या।